हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एस अल्फा टेक लिमिटेड। इसका आईपीओ है 26 से 30 जून के बीच में आने वाला है और 107 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया। 47 करोड़ रुपीज़ ये कंपनी टोटल उठा रही है, जिसमें से 35 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। 12 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं यहाँ पर बेचते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके पास में 56% के आसपास मालिकाना हक था बिफोर आईपीओ और 44% कंपनी में मालिकाना हक रह जाएगा। अब कंपनी करती क्या है, तो ये जो एस अल्फा टेक है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, मेनली जो ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए काम का है। क्योंकि उनको ये जो कंपनी है ये एल्गो ट्रेडिंग में मदद करती है, हेल्प करती है ट्रेडिंग करने में, ऑटोमेट करने में मदद करती है। जैसे किसी पास में भाई के पास में कोई स्ट्रेटजी है, वो इंटरनेट में ट्रेड करता है, खुद करता है, तो उसको ऑटोमेट करवाना उस चीज़ को कि वो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक ही सारा काम करे। बस वो अपना लैपटॉप खोले और देखे कि बस प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बस बाकी सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है, वो अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करवा ले। तो इस टाइप के जो काम हैं जो ऑटोमेशन में मदद करती है वो ये कंपनी है, जो कि प्रोप्राइटरी डेस्क, जो ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही मदद नहीं करती है, उनकी स्ट्रेटेजी कस्टम सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करती इन्वेस्टर्स को, ये साथ में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो और फर्म्स होती हैं, उनको भी प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज अपनी। तो इनका आज के दिन ठीक ठाक काम चल रहा है। अब आगे देख लेते हैं कंपनी आज के दिन हमारे हिसाब से कि अच्छी है, लगाने लायक है या नहीं है, राइट। तो अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली और दूसरा एक्विजिशन, ये दो काम देखने को मिल रहे हैं। बाकी कंपनी के अंदर में जो मालिक लोग हैं वो उनका जो स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में 44% आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। अब नेक्स्ट एक चीज़ और बता दूं आपको कि अब तक जो ऑटो ट्रेडिंग थी, एल्गो ट्रेडिंग थी, जो ऑटोमेशन था कंपनीज के अंदर में, वो सेबी द्वारा रिटेलर्स के लिए इतना मतलब उसके लिए जो प्रावधान थे, जो रूल्स वगैरह थे वो नहीं थे, बट अब आ गए हैं। सेबी इज अलाउिंग द रिटेलर्स एज वेल टू ऑटोमेट देयर स्ट्रेटेजीज। अब ब्रोकर्स के लिए भी रूल्स आ गए हैं। सो अब रूल्स आ गए तो ब्रोकर्स की जो ऑटो ट्रेडिंग वाली, एल्गो ट्रेडिंग वाली जो सर्विसेज हैं, आने वाले टाइम के अंदर में खुद के प्लेटफॉर्म पर ही देना चालू कर सकती हैं, बिकॉज उनके पास में रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, क्लाइंट्स हैं, तो उनके पास में जो थर्ड पार्टी हैं इस टाइप की, उनकी आने वाले टाइम के अंदर में हालत ख़राब हो सकती है, रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से गिर सकते हैं। बिकॉज इनका मार्केट तब तक चलता है जब तक कि जो आपका असली मालिक है, असली जो प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जब तक वो सर्विस ना प्रोवाइड करें तो दूसरे जो आसपास की दुकानें हैं वो बिक सकती हैं, उनके माल बिकते हैं। बट जब असली जहाँ से माल बिकना चाहिए वहीं से वो सर्विस चालू हो जाए तो फिर इनकी आसपास की दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इनकी दुकानों पर थोड़ा खतरा है आने वाले टाइम के अंदर, बिकॉज ऑफ सेबी रूल चेंज, और साथ में सेबी इस टाइप की कंपनियों के अंदर में दूसरा जो है कंट्रोल भी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि रजिस्टर्ड कंपनियां नहीं हैं, जो कि इस टाइप की पर्टिकुलर सर्विसेज, जो कस्टम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एल्गो ट्रेडिंग टाइप। तो इन पे थोड़ा सा मतलब आने वाले टाइम के अंदर में प्रेशर बन सकता है सेबी की तरफ से, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क है, सेबी रिस्क इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आज के दिन हालत कैसी है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी 12 करोड़ रुपया जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने वाली है, अपने आप को और बढ़ाना चाहती है। दूसरा कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है मिस्टर गौरव शर्मा, और दूसरा इस कंपनी के एक मेन मालिक और है, अरिका सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट अब देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, और इसकी जो शुरुआत है 2012 के अंदर में हो गई थी इस पर्टिकुलर कंपनी की, डीएम प्राइम स्क्वायर रिसर्च एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, फिर उन्होंने नाम चेंज कर लिया और लास्ट के अंदर में अभी ये आईपीओ से पैसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी की होल्डिंग कंपनी जैसे हमने देखा अरिका सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, और सब्सिडरी वगैरह कुछ है नहीं। गौरव शर्मा जी के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर नारायण कॉम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, नारायण कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इनमें भी इनका यो मतलब डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। ठीक ठाक इनके पास में एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं है, बस ठीक ठाक है। 36 ईयर्स की भी एज है, और यहाँ पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, और साथ में आज के दिन ये 24 लाख रुपये सालाना सैलरी उठा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कंपनी अपने काम में ले रही है वो सारी लीज्ड पे है, मतलब रेंट पे है। और कंपनी जो लोगो यूज़ करती है अभी, उसका जो नाम है वो तो रजिस्टर हो चुका है, बट लोगो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है। तो कंपनी जो वेबसाइट यूज़ कर, अब इस टाइप की पर्टिकुलरली जो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है तो कंपनी को वेबसाइट तो इस टाइप की कंपनी के लिए मैंडेटरी है। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो वेबसाइट है वो 2022 से सितंबर 2022 से ही बना हुआ है। सो आई एम होपफुल कि कंपनी का जो पुराना नाम चेंज किया था उसके बाद में कंपनी ने नई वेबसाइट बनाई है, जिसको कि अभी चल रही है। नेक्स्ट कंपनी के अंदर 26 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मेनली जो है टेक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, बिकॉज कंपनी का मेन एक काम और है, कस्टमाइज्ड
जो है कोडिंग करना, जो कि क्लाइंट अगर बोलता है कि मेरी ये स्ट्रेटेजी, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ कोड करके दो, ताकि ये मेरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इस तरीके से बाइंग सेलिंग करे, तो वो सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसमें टेक एंड डेवलपमेंट का रोल ज़्यादा प्ले होता है। साथ में कंपनी सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इस तरफ बिकती हैं, क्योंकि उधर ही मार्केट इस चीज़ का इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। कस्टमाइजेशन फीस, अब देख रहे हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है कस्टमाइजेशन फीस से ही आया है। इन्वेस्टर्स जो कि कस्टमाइज किसको सर्विसेज किसको प्रोवाइड करोगे आप, अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कोडिंग करनी है, उसी के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर सेट करना है, तो उसी में कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। जैसे आपके पास में कई बार कॉल आते होंगे कि सर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखो एक बार, आपको ऑटोमेटिक सब कार्य काम हो रहे होंगे आपका, बस आप हमें 10,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दो, हम आपको आपकी स्ट्रेटेजी भी बना के दे देंगे, अब हमारे पास में इनबिल्ट स्ट्रेटेजी उनको भी आप यूज़ करो। तो वो चीज़ें जो है ये पर्टिकुलरली कंपनी सर्विसेज आज के दिन मेनली प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। टेक्निकल सपोर्ट, एनुअल मेंटेनेंस जो है उससे भी कंपनी का ठीक ठाक रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल कस्टमर से कंपनी का 2,25,00,000 रुपए का रेवेन्यू आया है, सेकंड कस्टमर से 1.5 करोड़ का। सो टॉप 10 कस्टमर से ही कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के टॉप 10 82% रेवेन्यू आया है, तो कंपनी के पास में ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है, बट कुछ चुनिंदा कस्टमर्स हैं जिनके अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। अब कंपनी कहाँ कहाँ काम में रहती है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक तो हो गई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग जिसमें जैसे कंपनियाँ हो गई, फर्म्स हो गई, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, राइट, और ये और भी हो गए काफ़ी सारे जो कि PMS की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल दैट, उनको भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। B2B रिटेल से ट्रेडिंग में भी कंपनी हेल्प करती है, यूज़र मैनेजमेंट में ये कस्टम ट्रेडिंग में मतलब कस्टमर जो हो गए हमारे जैसे, और यूज़र मैनेजमेंट मतलब जैसे इंस्टीट्यूशन वाले हो गए, या फिर जिनके पास में क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है, उनके उनके बिहाफ पे ट्रेड भी करना होता है, तो वो कंपनी यूज़र मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स भी प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग सेटअप, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सेटअप। अब यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल रहा है कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो कस्टम सेंट्रिक अप्रोच, मीटिंग होती है कस्टमर और कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में, और सूटेबल जो प्रोडक्ट होती है, सर्विस होती है, वो डिसाइड की जाती है बाद में। डेवलपमेंट और टीम होती है, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। क्लाइंटेल की अगर बात करते हैं तो कंपनी के क्लाइंट्स जो होते हैं कौन होते हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क वाले होते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, और स्टॉक ब्रोकर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बिकॉज इनकी सर्विसेज थोड़ी महंगी होती हैं, तो इस टाइप की जो सर्विसेज होते हैं वो रिटेल कस्टमर्स हमारे जैसा तो मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो हाई नेटवर्थ वाले होते हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का, अब ये काफ़ी सारे वैल्यू प्रोपोजिशन है, कंपनी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू कैसे कैसे कमाती है। तो लाइसेंसिंग से सब्सक्रिप्शन की इनका जो प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो, जिसमें को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको यूज़ करने के लिए आपको पर्टिकुलर फीस देनी पड़ेगी, उससे कमाती है। हाई मार्जिन प्रोजेक्ट, कस्टम प्रोजेक्ट मिल गया कि स्ट्रेटेजी कोडिंग करनी है, उससे एक साथ में बहुत बड़ा पैसा मिल जाता है, तो वो हाई मार्जिन प्रोजेक्ट होता है। स्केलेबल विद क्लाइंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर अपना प्रोवाइड कर दिया, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स बढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की फीस वहाँ से मिलती रहेगी, तो वो एक स्केलेबल है। कस्टम सेंट्रिक अप्रोच, अगेन पर्सनलाइज वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, और प्रोप्राइटरी और रिटेल ट्रेडिंग वाला सर्विसेज तो दे ही रहे। अब देख लेते हैं कंपनी में टोटल पैसा आज के दिन कितना लगा हुआ है, तो उसको अगर देखते हैं तो 31 करोड़ रुपए आज के दिन लगे हैं, जो कि पिछले साल 23 करोड़ रुपए लगे हुए थे। मेनली सबसे ज़्यादा जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है, उधारी कुछ इनके पास में है नहीं, और सारा का सारा पैसा इन्होंने जो है लोन पर दे रखा है, वो भी शॉर्ट टर्म लोन पे दे रखा है, और उससे कंपनी ब्याज कमा रही है मेनली। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का अदर इनकम की फॉर्म में आपने देखा होगा, अदर इनकम में आपको 1,17,00,000 रुपए दिख रहे होंगे, वो ब्याज का है, इंटरेस्ट पेमेंट जो कंपनी ने कमाया है। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि कंपनी ने जो भी सर्विसेज देके प्रोवाइड करती है उससे कमाया है। नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट, कंपनी का देखिए कोई भी खर्चा नहीं है मेनली, राइट, खर्चा बहुत कम है कंपनी का, जितना भी पैसा है वो सारा बच जा रहा है। तो अब सोच रहे हो 13 करोड़ कंपनी 12-13 करोड़ का माल रेवेन्यू जनरेट करे, जिसमें से सिर्फ 1,40,00,000 रुपए का ही खर्चा हुआ है, तो कंपनी के पास में चीज़ें फिक्स हैं, राइट। और अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि कंपनी अगर कॉलिंग वाले से अलग है, जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था जिसमें कॉलिंग हो रही है कि सर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करो आपको फ़ायदा होगा, या फिर ये जो पर्टिकुलर मेरा स्ट्रैटेजी इसको कोड कर दो। सिंपल स्ट्रैटेजीज होती है यूजुअली, क्या होती है मार्केट के अंदर में वही कॉल पुट, इनको FNO का ट्रेडिंग ही बहुत भयंकर चला था अभी 23-24 के अंदर में, 24-25 के अंदर में। तो उस टाइम के ऊपर में ना हर कोई मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज, तो उनके पास में फिक्स स्ट्रैटेजीज हैं,
जिनको यूज़ करवाना था, तो वो ये कि सेम एक बार जो है वो स्ट्रेटेजी बन गई, उसको बाद में हर कस्टमर को बेचते रहो, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है, वो बहुत कम देखने को मिल रहा है कि एक बार बन गई उसी को अलग अलग कस्टमर को देना है। तो मान के चलो उस टाइप से स्ट्रेटेजीज बन गई। तो अब एफ के अंदर में पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रेटेजीज ही हैं, ज़्यादा स्ट्रेटेजीज उसमें है नहीं, राइट। स्प्रेड कॉल हो गया, कॉल स्प्रेड हो गया, कॉल पुट स्प्रेड हो गया, राइट। इस टाइप की काफ़ी सारी हैं, आयरन कॉन्डोर वगैरह बहुत सारी हैं। तो वो स्ट्रेटेजी एक बार कोड करवा ली, अब उसको बस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कस्टमर को चाहिए कि मेरे को ये वाली चाहिए, ये वाली याद करनी है, तो उसको एग्जीक्यूट करवा दो उसके अकाउंट में और पैसा ले लो। तो मेनली जो है इनका खर्चा कम है और जितना भी पैसा कंपनी में आ रहा है वो सारा एज ए प्रॉफिट ही बच रहा है, बस टैक्स पे करने के बाद में सारा का सारा प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो काम अच्छा है, बट फ्यूचर की जो वायबिलिटी है वो बने रहने की इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में, उसके ऊपर में सवाल है। आने वाला टाइम में क्या है कि सेबी रूल ला रही है, उनके अकॉर्डिंग इनको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, अब कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू के अंदर देख लिया तो कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जो भी लोन पे पैसा दिया है उसकी वजह से कंपनी का कैश फ्लो इस बार गड़बड़ाया, बाकी पुराना जो कैश फ्लो है वो अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है खुद की, वो कितनी लगाई है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 187 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है, राइट। अब इसमें से एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कंपनी ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, कंपनी ने यहाँ पर अगर आप लोग इनकी बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो इनके इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। तो 9-10 करोड़ रुपया कर रखा है, जिसमें से इन्होंने दूसरी कंपनियों के शेयर्स भी खरीद रखे मार्केट में, जो कि मार्केट मेकर्स का भी काम करती हैं। मार्केट मेकिंग क्या होता है, जो कि IPOs आते हैं, SME कैटेगरी के जो IPOs आते हैं ऑल दिस, तो उसमें कंपनी हेल्प करती है मार्केट मेकिंग के अंदर में। मार्केट मेकिंग में भी हेल्प, मतलब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है जिसमें मार्केट मेकिंग का काम करती है। एंड उसके अलावा कंपनी के और भी 2-3 कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट है, बट उनका जो वैल्यू है वो 10 करोड़ है, कंपनी 200 करोड़ की वैल्यू मांग रही है, और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, बट कुछ स्केलेबिलिटी जो है फ्यूचर के अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से अगर आपको इस कंपनी में पैसे लगाने तो लॉन्ग टर्म का फोकस नहीं रहेगा, लिस्टिंग गेन का फोकस ज़्यादा रहेगा। आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है, PB रेशियो है, दोनों ही अच्छे बने हुए हैं। पी रेशियो की अगर बात करते हैं तो लगभग 22-23 का पी रेशियो है, और PB रेशियो भी ठीक ठाक बना हुआ है। आज के दिन अगर ग्रे मार्केट प्राइस GMP देखते हैं तो GMP कुछ है नहीं, और PB रेशियो एक बार देख लेते हैं तो कंपनी ने 35 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में जा रहे हैं, और कंपनी की जो नेटवर्थ है आज के दिन दैट इज़ 30, तो 70-707-21, तो लगभग 2.6 के आसपास का PB रेशियो है, जो कि ठीक ठाक है, राइट। सो लिस्टिंग गेन अगर आपको GMP जो प्राइस है अगर मोर देन 50-60% देखने को मिलती है तो फिर आप लिस्टिंग गेन के बारे में सोचें। शॉर्ट टर्म गेन की में भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उछाल मार सकता है, बट रिस्क है, मार्केट शायद वैल्यू ना दे बिकॉज ऑफ द रिस्क वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एंड लॉन्ग टर्म का फोकस मेरे इस कंपनी पे नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द रीजंस वी डिस्कस, द रिस्क वी डिस्कस्ड, एंड ऑल्सो द प्रमोटर्स की जो स्टेक है इस कंपनी में बहुत कम है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड फाइनली see you tomorrow.